हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब एक नंबर होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने रिवीजन कोर्स स्टार्ट कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो इसके इसके सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है इस लेक्चर के अंदर, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर माइक्रोबायोलॉजी की क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है। उन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। बच्चों, कोई भी अगर चैनल में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख लेना। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको जो डी फार्मेसी कोर्सेज है वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, और उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो भी अवेलेबल हो जाएंगे एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। तो बच्चों, अभी जाके चेकआउट करें और अभी जाके परचेज करें। और साथ ही साथ अब आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपको जो रेगुलर अपडेट्स होते हैं वो मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी की, मतलब माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो है माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। मतलब माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी साइंस है, उसके अंदर स्टडी करते हैं अपन माइक्रोबायोलॉजी, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं इनके अंदर। सूक्ष्म जीव विज्ञान वह शाखा है जिसमें ऐसे जीवों का अध्ययन किया जाता है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। इसके अंदर इस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले बैक्टीरिया होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं, फंगाई आती है, प्रोटोजोआज आते हैं, और जो एल्गी होती है, ये सब इसी के अंदर आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही टाइप्स होते हैं वो। तो इसके अंदर आगे बात करते हैं, आगे इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की। अब माइक्रोबायोलॉजी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनके बारे में हम देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मेडिकल इंपॉर्टेंस। अब मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रोबायोलॉजी की, वो देखते हैं। तो इसके अंदर हेल्प्स आइडेंटिफाइड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो माइक्रोबायोलॉजी है वो हमारे को हेल्प करती है जो भी जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ढूंढने के अंदर। दूसरा है यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी हमारे को हेल्प करती है जो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन वैक्सीन बनानी होती है, उसके अंदर जो माइक्रोबायोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है हमारी। इसके एग्जांपल्स है, मतलब जो ड्रग्स होती है उनके एग्जांपल पेनिसिलिन फ्रॉम फंगस, मतलब जो फंगस से जो पेनिसिलिन बनती है वो एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी इंपॉर्टेंस देखते हैं, वो है इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। अब इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी वो देखते हैं। तो इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, मतलब कि जो यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हमारी सेहत के लिए, फिर हमारी हेल्थ के लिए जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होती है उनको बनाने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है ये। दूसरा इसके अंदर जैसे कि अल्कोहल, मतलब यीस्ट से अल्कोहल बनती है। दूसरा इसके अंदर पेनिसिलिन से, जो पेनिसिलिन फंगाई होती है उससे एंटीबायोटिक्स बनती है। तीसरा इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे विटामिन बनाए जाते हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंस देखते हैं इसके अंदर एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर माइक्रोबायोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो उसके अंदर इंप्रूव सोइल फर्टिलिटी, मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सोइल के अंदर, वो सोइल की फर्टिलिटी है उसको इंप्रूव करते हैं। उसके अंदर चौथा पॉइंट है वो इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस, मतलब कि अब इन्वायरमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर डिकम्पोज डेड मेटल्स, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे सोइल के अंदर, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो डेड मेटल्स को डिकम्पोज करने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। दूसरा इसके अंदर रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाद में वो सोइल के अंदर घुल के उसको उसकी सोइल वो फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। अब इसके अंदर पांचवा पॉइंट है वो है फूड इंडस्ट्रीज। अब फूड इंडस्ट्रीज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला है जो कर्ड बनता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है वो। दूसरा इसके अंदर ईस्ट ईस्ट से ब्रेड बनाया जाता है। तीसरा इसके अंदर बैक्टीरिया से चीज बनाए जाते हैं। बात करते हैं बैक्टीरिया की कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो इसके अंदर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स, मतलब जो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बैक्टीरिया बोला जाता है, और उनके पास न्यूक्लियस वो नहीं होता है, उनको अपन प्रोकैरियोट्स भी बोल सकते हैं। अब इसके बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि बैक्टीरिया कैसा होता है। तो इसमें नो ट्रू न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा इसके अंदर सिंपल स्ट्रक्चर, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंपल तरीके से होती है। ठीक है। इसके अंदर इसके शेप्स के बारे में बात करते हैं कि बैक्टीरिया कौन कौन से शेप्स के होते हैं उसको भी देखते हैं। तो इसके अंदर स्पाइरल होता है वो उसको कोकाई बोलते हैं, जो उसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। दूसरा इसके अंदर रोड शेप का होता है उसको बोलने उसका जो एग्जांपल होगा बेसिलस, तो उसका एग्जांपल है इकोलाई। तीसरा इसके अंदर स्पाइरल, मतलब जो स्प्रिंग जैसा होता है उसको बोला जाता है स्पाइरेला। ठीक है। इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं बैक्टीरिया होते हैं वो, उसके अंदर बाइनरी फ्यूजन, मतलब जो एक सेल से दो सेल में डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। तो बैक्टीरिया ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। ठीक है। इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं बैक्टीरिया के क्या क्या एग्जांपल है वो देखते हैं। तो उसके अंदर इकोलाई, मतलब जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है वो इकोलाई जो भी बैक्टीरिया होता है। दूसरा इसके अंदर लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड के अंदर जो दही के अंदर प्रेजेंट होता है वो भी बैक्टीरिया होते हैं, उनको बोला जाता है लैक्टोबैसिलस। तीसरा इसके अंदर जो इसकी इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनको बोला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस।
तो अब अपन वायरस के बारे में बात करते हैं कि वायरस क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन है वो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट सेल। मतलब ये वायरस होते हैं जिनको अपन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, मतलब वो अपन उनको अपन नेकेड आई से नहीं देखा जाते और वो जो होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है वायरस। सबसे अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि ये वायरस कैसे क्या स्ट्रक्चर होती है इनकी। तो इसके अंदर डीएनए और आरएनए, मतलब कि जो वायरस होता है उनके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं। तो उसके अंदर प्रोटीन कोटेड कैप्सिड, मतलब जो वायरस होते हैं उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होती है, उसको बोला जाता है कैप्सिड। अब इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या-क्या एग्जांपल है। तो इसके अंदर सबसे पहला इसका एग्जांपल है कोरोना वायरस, मतलब कोविड-19 जो वायरस था वो एक वायरस का ही टाइप था कोरोना वायरस। दूसरा इसके अंदर एचआईवी एड्स, मतलब जो एचआईवी है वो भी एक वायरस है। तीसरा इसके अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस। अब इसके अंदर आगे बात करते हैं फंगी। अब ये फंगाई क्या होती है, इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसके अंदर है यूकेरियोट, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब ये यूकेरियोट होते हैं, मतलब कि इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरा है ये यूनिसेलुलर, मतलब कि सिंगल सेल भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, फंगाई के एग्जांपल क्या है। तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया बनाए जाते हैं यीस्ट से, वो फंगाई का टाइप होता है। दूसरा जो एंटीबायोटिक्स बनती है पेनिसिलिन से, तो वो भी फंगाई होती है। अब प्रोटोजोआस के बारे में बात करें, प्रोटोजोआस क्या होते हैं। फिर बात करें यूनिसेलुलर एनिमल लाइफ, मतलब जो एक ये प्रोटोजोआस होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और एनिमल लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब एनिमल सेल लाइक जैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी। अब इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, प्रोटोजोआ क्या एग्जांपल होते हैं। प्लाज्मोडियम होता है जो हमारे अंदर जो मलेरिया कॉज करता है, तो वो प्रोटोजोआ का ही एक टाइप होता है। दूसरा जैसे अमीबा, वो प्रोटोजोआ। तो अपन अब एल्गे के बारे में बात करते हैं कि एल्गे क्या होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले फोटोसिंथेटिक होती है, मतलब ये एल्गी होती है वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाती है। उसके अंदर कंटेन क्लोरोफिल, मतलब जो एल्गी होती है उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल है क्लोरेला और स्पाइरोगायरा। ठीक है, इसके अंदर अब हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या-क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले कॉज डिजीज, मतलब ये जो डिजीज कॉज करते हैं। दूसरा इसके अंदर फूड स्पॉइलाइज़र, जो फूड होता है उसको खराब कर देते हैं, फिर उसको सड़ा देते हैं, फिर गला देते हैं। दूसरा इसके अंदर प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, मतलब ये जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब बेनिफिशियल इफेक्ट्स, अब इनके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए या फिर जो हमारी हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला मेडिसिन, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे मेडिसिन बनाई जा सकती है। दूसरे अंदर ये फूड के अंदर बहुत ज्यादा काम में आता है, जैसे जो लैक्टोबैसिलस से कर्ड बनाया जाता है, या जो कर्ड के अंदर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी हेल्थ है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दूसरा इसमें तीसरा इसमें एग्रीकल्चर, मतलब जो एग्रीकल्चर होते हैं, उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सोइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अब बात करते हैं एपिडोमाइलॉजी। अब ये एपिडोमाइलॉजी क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो है स्टडी ऑफ ऑकरेंस, डिस्टर्बेंस एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। मतलब कि ये एपिडोमाइलॉजी हमारे को ये बेसिकली ये बताती है कि हम डिजीज कैसे फैलती है, कैसे होती है, और उसका वो कैसे फैलती है हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, और उसको कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है डिजीज को। उसी को बोलते हैं अपन एपिडोमाइलॉजी। रोगों की घटना, वितरण और नियंत्रण का अध्ययन करने को ही बोला जाता है एपिडोमाइलॉजी। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं कि एपिडोमाइलॉजी क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो देखते हैं। उसके अंदर सबसे पहला आइडेंटिफाई कॉज ऑफ डिजीज, मतलब कि जो डिजीज के कॉज को, मतलब कि जो डिजीज कैसे फैलती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम से मलेरिया फैलता है, तो ये इसका कॉज हो गया प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं स्टडी डिजीज पैटर्न, मतलब कि जो डिजीज के पैटर्न को स्टडी करती है कि कौन से पैटर्न में फैलती है डिजीज, जैसे कि डेंगू इन रेनी सीजन, मतलब कि रेनी सीजन में बेसिकली डेंगू बहुत ही कॉमन डिजीज होती है। ठीक है, अब तीसरा इसमें प्रिडिक्ट आउटब्रेक, एग्जांपल है फ्लू इन वाटर, मतलब ये आउटब्रेक को, मतलब कि जैसे सडनली सडनली कोई डिजीज फैलती है तो उसके आउटब्रेक को देखती है कि ये क्यों फैल रही है। जैसे कि एग्जांपल है इसका है फ्लू इन विंटर्स, मतलब फ्लू जो फ्लू होती है वो विंटर्स के अंदर बहुत ही जल्दी फैलती है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मतलब ये वो देखती है कि हम इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है इससे, और इसको कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है। इसका एग्जांपल है जैसे वैक्सीन के थ्रू हम बीमारी से पहले ही बचाव कर सकते हैं और उसको कंट्रोल में भी ला सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, मतलब ये एपिडोमाइलॉजी कहाँ-कहाँ यूज़ में आती है उसको देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले डिजीज प्रिवेंशन, मतलब ये डिजीज के बचाव के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है ये। दूसरा इसके अंदर हेल्थ प्लानिंग में, मतलब कि हमारी हेल्थ कैसे अच्छी और हो सके उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दूसरा अंदर रिसर्च के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है एपिडोमाइलॉजी। चौथा इसमें ट्रीटमेंट इवोल्यूशन, मतलब हम ट्रीटमेंट को कैसे अच्छे से कर सके उसके लिए यूज में होती है एपिडोमाइलॉजी। और चौथा इसके अंदर पांचवा इसमें हेल्थ एजुकेशन, मतलब कि हेल्थ लोगों को हेल्थ एजुकेशन देने के अंदर भी एपिडोमाइलॉजी का बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं कि एपिडोमाइलॉजी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनके बारे में देखते हैं वन बाय वन। तो उसके अंदर सबसे पहले है एपिडेमिक। अभी एपिडेमिक क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर सडन राइजेस इन वन एरिया, मतलब ये जैसे एक किसी गांव के अंदर कुछ केसेस, किसी डिजीज के केसेस अचानक से बढ़ गए, उसी को बोलते हैं एपिडेमिक। दूसरा इसके अंदर दूसरी टर्म आती है पेंडेमिक। अब ये पेंडेमिक क्या होती है, इसके अंदर ऐसा है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कोई डिजीज अचानक से फैल जाए, जैसे कि कोरोना वायरस। अभी आपने देखा ही होगा कि कोरोना वायरस अचानक से सभी देश के अंदर, सभी देशों के अंदर एकदम से फैला, तो उसको बोलेंगे अपन पेंडेमिक।
ठीक है, अब इसके अंदर आगे बात करते हैं, आगे है इसके अंदर एंडेमिक। अभी एंडेमिक क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब कि ऐसी बीमारी जो हमेशा प्रेजेंट रहती है, उसको वो खत्म नहीं होती है। जैसे कि मलेरिया जो लगभग-लगभग सभी जगह प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं अपन एंडेमिक। अब चौथा है इसमें आउटब्रेक। अबे आउटब्रेक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर स्मॉल एरिया स्प्रेड, मतलब जैसे कोई हॉस्टल है उसके अंदर अचानक से सभी के अंदर फूड पॉइजनिंग हो गई, तो वो एक आउटब्रेक हो गया। ठीक है, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं कि मतलब डिजीज कैसे फैलती है। पहला है इसमें डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब कि पर्सन टू पर्सन, मतलब जैसे इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर डिजीज ट्रांसफर होगी तो उसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट ट्रांसमिशन। दूसरा है ना इनडायरेक्ट। अभी इनडायरेक्ट कैसे होती है, जैसे कि वेक्टर मतलब मॉस्किटो, जैसे कोई वेक्टर मतलब कोई मॉस्किटो है जो प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम के थ्रू हमारे अंदर मलेरिया कॉज करता है, तो उसको बोलते हैं अपन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन या फिर इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हम बात करते हैं क्वारंटीन के बारे में। क्वारंटीन क्या होता है वो देखते हैं। तो उसके अंदर है हेल्दी एक्सपोज्ड पर्सन सेपरेटेड, मतलब कि उसके अंदर ऐसा है कि कोई हेल्दी पर्सन है वो अगर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए तो उस हेल्दी पर्सन को सेपरेट करना, उसी को बोलते हैं क्वारंटीन। ठीक है, अब इसके अंदर आगे बात करते हैं। आगे इसके अंदर आइसोलेशन। अभी आइसोलेशन क्या होता है उसको देखते हैं। तो उसके अंदर इन्फेक्टेड पर्सन सेपरेट, मतलब इसके अंदर ऐसा है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको हेल्दी पर्सन से सेपरेट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं आइसोलेशन। ठीक है, अब इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात करते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है उसको देखते हैं। तो इसके अंदर इन्फेक्शन इक्वल्स टू सिम्पटम टाइम, मतलब इसके अंदर ऐसा कि कोई अगर कोई हेल्दी पर्सन है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गया और जो अब जो है वो हेल्दी पर्सन है उसके सिम्पटम्स आने के जो बीच का टाइम है उसको बोलते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, अब इसके अंदर अब आगे बात करते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर है फाइंडिंग कॉन्टैक्ट, मतलब कि इसके अंदर ऐसा है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके कितने लोग कॉन्टैक्ट में है उसको बोलते हैं अपन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो फिर हम आगे बात करते हैं इसके अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है उसको देखते हैं। तो उसके अंदर इसके अंदर सबसे पहला आता है कम्युनिकेबल डिजीज। तो उसको समझते हैं। तो इसके अंदर डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन, मतलब कि ऐसा है कि वो डिजीज अगर इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी हेल्दी पर्सन के अंदर फैल रही है तो उसको बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में समझते हैं। तो अफेक्ट नोज थ्रोट लंग्स, मतलब कि इधर ऐसे मतलब कि ऐसी डिजीज जो हमारे नोज को अफेक्ट कर रही है, जो हमारे थ्रोट मतलब जो हमारे गले को अफेक्ट कर रही है और जो हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रही है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो इसके अंदर आप समझते हैं इनकी कि कौन-कौन सी डिजीज़ होती है इस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अंदर, वो देखते हैं। तो सबसे पहले चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स के अंदर क्या होता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव एजेंट है वो वार्सिला वायरस, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। इसके अंदर सिम्पटम्स आते हैं, फीवर होती है हमारे को, हमारी बॉडी से रेशेस होने लगती है और वेसिकल्स मतलब कि छोटे-छोटे दाने होने लगते हैं हमारे शरीर पे। ठीक है, अब इसके प्रिवेंशन क्या है? इसके प्रिवेंशन है वैक्सीन, मतलब वैक्सीन के थ्रू हम चिकन पॉक्स से बचा जा सकता है। दूसरा है मीजल्स। अब मीजल्स के बारे में समझते हैं। तो इसके अंदर इसका पॉजिटिव एजेंट है वायरस है। दूसरा इसके सिम्पटम्स है, इसके अंदर फीवर होने लगती है इसके अंदर और हमारी बॉडी से और हमारे फेस के ऊपर रैशेस होने लगती है। इसका प्रिवेंशन है एमएमआर, मतलब कि एमएमआर वैक्सीन इसका प्रिवेंशन है। ठीक है, अब तीसरा है इसके अंदर रूबेला। अभी रूबेला कैसे फैलता है, इसका क्या पॉजिटिव एजेंट है वो देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला है इसके अंदर होती है सिम्पटम्स है इसके अंदर मिड फीवर और रैशेस, मतलब कि इसके अंदर ऐसा कि हमारे को हल्की-हल्की फीवर होने लगती है इसके अंदर और हमारी बॉडी पे लाल-लाल ऐसे रैशेस होने लगती हैं। ठीक है, डेंजरस इन प्रेगनेंसी, मतलब कि ये जो मीजल्स है वो सॉरी रूबेला है, वो प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। अब इसके अंदर आगे बात करते हैं। इसके अंदर अगली डिसीज़ है वो है मेनिंजाइटिस। अब इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव एजेंट है वो है नेसेरिया मेनिंजाइटिस। अब इसके सिम्पटम्स के बारे में बात करें कि क्या-क्या सिम्पटम्स इसके अंदर है। नेक स्टिफनेस, मतलब जो हमारी नेक है उसके अंदर ऐंठन होने लगती है, मतलब कि एकदम एक तरह की जकड़न होने लगती है इसके अंदर। अब पाँचवीं डिसीज़ है वो टीबी, मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस। तो सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव एजेंट है इसका मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट है। दूसरा अब इसके सिम्पटम्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर खाँसी होने लगती है, मतलब कफ होने लगता है। दूसरा इसके अंदर वेट लॉस होने लगता है हमारी बॉडी से। अब इसका प्रिवेंशन है बीसीजी की वैक्सीन, इसका प्रिवेंशन है। अब इसके अंदर छठी डिजीज़ हुआ इबोला। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर है सर्वर सीवियर ब्लीडिंग डिजीज़, मतलब इस तरह की हमारी बॉडी से ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है कि इन सब डिजीज़ में फार्मासिस्ट कैसे लोगों को बचाता है, कैसे क्या-क्या सलाह देता है, क्या-क्या अवेयर करता है वो समझते हैं। इसके अंदर वो लोगों को अवेयरनेस देता है कि हम इन डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है और वो लोगों को बताता है कि हमें रेगुलरली इन इन चीज़ों की वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। दूसरा इसके अंदर वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को मोटिवेट कर रहा है। किस तरह से ड्रग काउंसलिंग, मतलब वो लोगों को काउंसलिंग करता है ड्रग्स के थ्रू, मतलब वो लोगों को पता है कि कौन सी ड्रग कब लेनी है, कौन से टाइम पे लेनी है, कितनी डोज़ में लेनी है। ये सब चीज़ें जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट्स को बताता है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम आगे बात करते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के बारे में कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस क्या होते हैं। तो इसके अंदर है इसकी डेफिनेशन है इन्फेक्शन ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, मतलब कि जो हमारा ट्रैक्ट है, जो फूड पाइप हो गई, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, जो लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, उसके अंदर जो इन्फेक्शन इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। ठीक है, इसके अंदर आप आगे बात करते हैं इसके सिम्पटम्स के बारे में बात करते हैं। तो सिम्पटम्स है डायरिया, मतलब इसके अंदर हमारे को डायरिया मतलब लूज मोशन होने लगती है इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर वोमिटिंग होने लगती है इन्फेक्शन के अंदर, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अंदर वोमिटिंग होने लगती है। दूसरा डायरिया होने लगता है। फिर एब्डोमिनल पेन, मतलब जो पेन हमारे एब्डोमिनल पार्ट में उसमें वहाँ पे पेन होने लगता है।
अब इसके डिजीज़ के बारे में बात करते हैं कि इससे कौन-कौन सी डिजीज़ होती है उसको देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले पोलियो। अब इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर पॉज़िटिव एजेंट है पोलियो वायरस, इसका पॉज़िटिव एजेंट है। इसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फैलता है। दूसरा इसका इफ़ेक्ट है पैरालाइसिस, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर पैरालाइसिस कॉज़ करता है कि मतलब कि लकवा आ जाता है इनके थ्रू। ठीक है, इसके अंदर आगे बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में कि प्रिवेंशन क्या है इसके, तो इसमें प्रिवेंशन है ओपीवी और आईपीवी की वैक्सीन के थ्रू हम इससे बचा जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर अब आगे बात करते हैं, आगे इसके अंदर हेपेटाइटिस। अब ये हेपेटाइटिस कैसे फैलता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके सबसे पहले हमारे लीवर को इन्फेक्शियस करता है, मतलब सबसे पहले हमारे लीवर को ही डैमेज करता है। इसके सिम्पटम्स है जॉन्डिस, मतलब कि पीलिया, जैसे पीलिया के सिम्पटम्स के जैसे हमारे नाखून पीले होने लगते हैं, हमारे आईज़ के जो व्हाइट पार्ट है वो पीला होने लगता है, तो इसका सिम्पटम्स है, मतलब कि बेसिकली ये पीलिया का रोग बोला जाता है इसको। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्लोरा। अभी क्लोरा क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका पॉजिटिव एजेंट हुआ है विब्रोक्लोरा। अब इसके अंदर इसके सिम्पटम्स के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर वाटरी डायरिया, मतलब इसके अंदर जो लूज़ मोशन होते हैं वो वाटर या फिर उसके अंदर वाटर ही, ज़्यादातर वाटर ही आता है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट है ओआरएस, मतलब कि जो ओआरएस का सॉल्यूशन होता है उसके इंटेक से हम इससे बचा जा सकता है। अब इसके अंदर चौथा है वो अक्यूट डायरिया। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर कॉज़ है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट है वायरस या फिर बैक्टीरिया के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ये फैलता है। अब 5वाँ इसके अंदर टाइफाइड। अभी टाइफाइड क्या होता है, इसके अंदर क्या-क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला इसका पॉजिटिव एजेंट है वो है साल्मोनेला टाइफी, मतलब ये साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया आता है, जो वायरस होता है, उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ये फैलता है। इसके अंदर होता है लॉन्ग फीवर, मतलब जो फीवर है वो बहुत लंबे समय तक रहती है इस टाइफाइड के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर एमबीसीज। अभी एमबीसीज क्या होता है, इसके अंदर इस डिसीज़ में क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर इसका पॉजिटिव एजेंट, जो इसका पॉजिटिव एजेंट है सबसे पहले हुआ है एंटीअमीबा, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। इसके अंदर होता है कि ब्लड इन स्टूल, मतलब जो हमारे स्टूल है, जो एक्सट्रैक्ट वेस्ट है हमारा, उसके अंदर ब्लड आने लगता है। तो इसके अंदर 7वाँ डिजीज़ है वो है वर्म इन्फेस्टेशन। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर वीकनेस होने लगती है हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा इसके अंदर खून की कमी होने लगती है, इसके अंदर एनीमिया हो जाता है। इसका इसका जो ड्रग है इसको कैसे ठीक करा जा सकता है, तो उसके अंदर ड्रग है एल्बेंडाज़ोल। इससे इसके थ्रू हम इससे बचा जा सकता है वर्म इन्फेस्टेशन से। ठीक है, अब 8 गया फूड पॉइज़निंग। अब फूड पॉइज़निंग कैसे होती है वो देखते हैं। तो इसके अंदर कंटामिनेटेड फूड खाने से हमारे को फूड पॉइज़निंग जैसी बीमारियाँ हो सकती है। अब इनके अंदर देखते हैं फार्मासिस्ट क्या रोल होता है इन सभी डिजीज़ के अंदर, वो लोगों को कैसे बचाता है, फिर क्या-क्या अवेयरनेस देता है वो समझते हैं। उसके अंदर सबसे पहला ओआरएस, मतलब कि लोगों को बताता है कि इसके अंदर इन सब के अंदर ओआरएस लेना चाहिए। इससे क्या है कि हमारे जो बॉडी के अंदर है वो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस कर रहा है। दूसरा इसके अंदर हाइजीन, वो लोगों को बताता है कि हमें हमारे को हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। तीसरा इसके अंदर वैक्सीनेशन, लोगों को वैक्सीन के लिए प्रमोट करता है, लोगों को बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगानी चाहिए। इससे क्या है कि हम इन सब डिजीज़ से बचे रहते हैं। ठीक है सर, अब आगे बात करते हैं आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज़ के बारे में, मतलब जो वेक्टर्स के द्वारा फैलाई जाती है डिजीज़ है, उनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हुआ है स्प्रेड बाय इंसेक्ट बाइट, मतलब कि जैसे कोई वेक्टर से जो इंसेक्ट हो गया, जैसे मॉस्किटो हो गया, ये जो बर्ड फ्लाइज़ हो गए, जो फ्लाइज़ हो गए, उनके थ्रू जो डिजीज़ फैलती है, उसी को बोलते हैं अपन आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज़। अब इसके बारे में अभी इनकी डिजीज़ देखते हैं कि इनसे कौन-कौन सी डिजीज़ फैलती है। तो इनमें सबसे पहली डेंगू, मतलब जो डेंगू होती है वो एडीज़ मॉस्किटो के थ्रू थ्रू फैलती है। दूसरी इसके अंदर मलेरिया, मलेरिया जो होता है वो एनोफिलस मॉस्किटो होती है, जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होती है उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फैलती है। तीसरा इसके अंदर फिलेरिसिस, अब ये फिलेरिसिस इसके अंदर होता है स्वेलिंग, हमारे हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग होती है। चौथा इसके अंदर चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया के अंदर क्या होता है कि जॉइंट्स के अंदर पेन होता है। इसकी ये जो सारी डिजीज़ है, वो सारी मॉस्किटो या फिर कोई फ्लाइज़ या फिर जो इंसेक्ट होते हैं उनके थ्रू फैलाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इनके प्रिवेंशंस के बारे में बात करते हैं कि इन सब डिजीज़ से हम कैसे बचा जा सकता है। तो उसके अंदर है नो स्टैग्नेटेड वाटर, मतलब जो ठहरा हुआ पानी है उसको, जो अपने आस-पास जो ठहरा हुआ पानी है, जो एक एक जगह इकट्ठा पानी है उसको हटा दो। इससे क्या है कि जो मच्छर है वो नहीं फैलेंगे वहाँ पे या फिर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। इससे क्या है कि जो मच्छरों की जो हमारे जो आस-पास मच्छर रहेंगे वो हट जाएँगे, फिर वो कम हो जाएँगे। दूसरा इसके अंदर मॉस्किटो नेट्स, हमारे को जो मॉस्किटो नेट्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए सोते टाइम पे। इससे क्या है कि जो हमारे को जो डेंगू, मलेरिया ऐसी बीमारियाँ नहीं होती। इसके अंदर हम आगे बात करते हैं, आगे इसके अंदर सरफेस इन्फेक्शंस। अब ये सरफेस इन्फेक्शंस क्या होते हैं? मतलब जैसे बेसिकली जो हमारी स्किन या जो फिर हमारी बॉडी की जो सरफेस है, वहाँ पे कोई भी डिजीज़ कोज़ हो या फिर कोई भी इन्फेक्शन कोज़ हो, उसी को बोला जाता है सरफेस इन्फेक्शंस। अब इसकी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, कौन-कौन सी डिजीज़ होती है? बेसिकली जो आई इन्फेक्शन होता है, उसको बोला जाता है ट्राइकोमा। इसके अंदर क्या है कि जो हमारा विज़न है वो कम होने लगता है। दूसरा इसमें टिटनेस, फिर होती है मसल स्टिफनेस, मतलब जो हमारे मसल्स हैं, उसके अंदर ऐंठन आने लगती है, फिर जो जकड़न आने लगती है। और बेसिकली ये जैसे होता है कि कोई रस्टेड आयरन हो, उसके थ्रू हमारे को चोट लग जाती है, उसके थ्रू ये टिटनेस फैलता है। तीसरा इसके अंदर लेप्रोसी। अब लेप्रोसी इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे स्किन इन्फेक्शंस होते हैं इसके अंदर, और जो नर्व सेल है वो डैमेज होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसके अंदर है इसकी प्रिवेंशंस, मतलब कि अब जो सरफेस इन्फेक्शंस है, उसे कैसे बचा जा सकता है, उससे क्या-क्या प्रिवेंशन है, वो देखते हैं। तो उसके अंदर है हाइजीन, मतलब जो हमारा हाइजीन है उसको मेंटेन रखना चाहिए, मतलब कि हमारा खुद को साफ-सुथरा रखना चाहिए। कोई गंदगी ना ही फैलानी चाहिए, इससे कि हम इन डिजीज़ से बच सकते हैं। दूसरा इसमें वैक्सीनेशन, मतलब कि रेगुलरली हमारे को टिटनेस के वैक्सीन, ये सब वैक्सीन्स लगानी चाहिए। इससे क्या है कि हम डिजीज़ से बचे रह सकते हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं एसटीडीज़, मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में।
बेसिकली ये क्या होती है, वो होती है सेपरेट थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब जैसे कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, उसके थ्रू जो डिजीज़ फैलती है, उन्हीं को बोला जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो अब इसके डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर कौन-कौन सी डिजीज़ होती है, तो इसके अंदर होती है गोर्निया जैसी गोर्निया, सिफिलिस, क्लामिडिया, हार्पिस और एचपीवी और ट्राइकोमोनासिस जैसी डिजीज़ होती है इसके अंदर। अब इनके प्रिवेंशंस के बारे में बात करते हैं कि एसटीडी से हम कैसे बचा जा सकता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले कंडोम्स का यूज़ करना, मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस टाइम में हमें कंडोम्स का यूज़ करना चाहिए। इससे हम इनसे बच सकते हैं। दूसरा रहता है स्क्रीनिंग, मतलब कि हमारे को रेगुलरली चेकअप्स, मतलब कोई अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है मल्टीपल फीमेल पार्टनर्स के साथ, तो उसको रेगुलरली चेकअप्स कराने चाहिए खुद के। दूसरा रहता है वैक्सीनेशन, मतलब उसको वैक्सीनेशन कराना चाहिए, जो एचआईवी का वैक्सीन हो, जो एचपीवीज़ की जो हेर्पेस का जो वैक्सीनेशन होता है, उसको कराना चाहिए। ठीक है, अब एचआईवी और एड्स के बारे में पढ़ते हैं कि एचआईवी क्या होता है और एड्स क्या होता है, ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर फैलता है, वो उसके बारे में समझते हैं। उसके अंदर एचआईवी होता है वीक इम्यूनिटी, मतलब जो एचआईवी हो उससे जो हमारी इम्यूनिटी है वो वीक होती है, और जो एड्स होता है वो एचआईवी का ही एक फाइनल स्टेज होता है। ठीक है, इसके अंदर अब आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर बात करते हैं इसके स्टेजेस के बारे में, मतलब एचआईवी जो एड्स है उसकी क्या-क्या स्टेजेस, कौन-कौन सी स्टेजेस होती है। तो इसके अंदर पहला है अर्ली स्टेज, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि उसके सेरेब्रल मतलब कि इन्फेक्शंस होने लगते हैं पेशेंट्स को। उसके अंदर क्या है कि बॉडी का वेट कम होने लगता है, उसका धीरे-धीरे बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगता है। दूसरी आती है इसके अंदर लेटेंट स्टेज, मतलब इसके अंदर कोई भी सिम्पटम्स नहीं होते हैं। तीसरी है इसके अंदर एड्स, मतलब जो फाइनल स्टेज होती है उसके अंदर उसको एड्स हो जाता है, उससे क्या होता है उसको जल्दी-जल्दी वेट लॉस होने लगता है, और जो उसके जो शरीर में बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन होने लगते हैं, कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से हो जाता है उसको। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसे कैसे बचा सकता है। तो एड्स का ट्रीटमेंट है एआरटी, मतलब कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू हम उसके जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब कि इसका कोई परमानेंटली ट्रीटमेंट नहीं है। अब इसके फार्मासिस्ट रोल, मतलब फार्मासिस्ट क्या क्या रोल रहता है इनके अंदर, वो देखते हैं। तो इसके अंदर वो है, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो एड्स है, उनके थ्रू उनके लिए वो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है कि हमें जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। ऑलवेज़ जब भी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो हमें उसका कंडोम्स का यूज़ करना चाहिए, फिर प्रोटेक्टेड सेक्स या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए। दूसरा इसके अंदर काउंसलिंग, मतलब वो लोगों को काउंसलिंग करता है। उनको बताता है जैसे किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो उनकी काउंसलिंग करता है। उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखता है, उनको ड्रग्स के बारे में, इनके प्रोटेक्शन या फिर इनके प्रिवेंशन के बारे में सारी चीज़ें बताता है। तीसरा इसके अंदर अवेयर, मतलब वो लोगों को अवेयर करता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उन्हें सब चीज़ों के बारे में, कि उनको बताता है कि हमें मल्टीपल लोगों के साथ या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी चाहिए। इससे क्या है कि हमारे को इन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का खतरा रहता है। ठीक है, वो लोगों को वैक्सीन्स के बारे में बताता है कि हम अगर हम वैक्सीन का यूज़ करेंगे तो हम इन डिज़ीज़ से बचे रह सकते हैं। तो जो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, एंड आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। मतलब आज के इस लेक्चर में हमने बात करी माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, उससे कौन-कौन से माइक्रोबायोलॉजी कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस रहती है, और जो एपिडोमायोलॉजी है वो क्या होती है, उसके रिलेटेड जो भी टर्म्स होती है वो क्या होती है, जो आर्थ्रोपोड बोन डिजीज़ है वो क्या होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती है, एचआईवी और एड्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा। तो बच्चों, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें, उसका जवाब बिल्कुल अच्छे से दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको जो डी फार्मेसी कोर्स है वो भी अवेलेबल है, और उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो भी अवेलेबल है। तो आप अभी जाके चेकआउट करें, कि वो एकदम अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। तो अभी जाके चेकआउट करें, अभी जाके परचेज़ करें। तब तक के लिए आप ऐसे पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके, बाय।